हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र शुक्ला आज 12th फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। बच्चों काफ़ी दिनों से 12th की फिजिक्स आगे नहीं बढ़ पा रही थी बिकॉज मैं 9th 10th और 11th में थोड़ा बिजी था। ठीक है बच्चों, तो 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट अपन पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि 12th में कल से मैं केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सोल्यूशन चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया था। ठीक है बच्चों, एकेडमिक ही हुआ है खाली सोल्यूशन, जेई और नीट का पोर्शन ज़्यादा उसमें नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं ज़्यादा अभी बोर्ड पर फोकस कर रहा हूँ। जेई और नीट के बच्चों में एक एक टॉपिक लूँगा बिकॉज अभी जेई और नीट जुलाई और अगस्त में होने वाला है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, गवर्नमेंट ने जारी कर दिए हैं ऑर्डर्स। ठीक है बच्चों, सो जेई और नीट के कुछ टॉपिक्स में लूँगा, स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स लूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए सो सॉलिड एंगल पढ़ते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम पढ़ चुके थे, अब हमको पढ़ना है फ्लक्स, गॉस थ्योरम पढ़ना है आज। ठीक है बच्चों, उससे पहले सॉलिड एंगल देखिए बच्चों। प्लेन एंगल क्या होता है पहले मैं आपको वो याद दिला दूं। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है, ध्यान सुनिएगा, हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, वो रेडियन होती है, रेडियन। ठीक है, रेडियन। बच्चों सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन होती है, पहले आप ये जान लीजिए, स्टेरेडियन। ठीक है, जिसको एसआर से शो किया जाता है। अब आप पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए। ठीक है, अब समझिए प्लेन एंगल क्या होता है बेटा। कोई जो सर्कल, सपोज करिए कोई सर्कल है, उसका ये छोटा सा आर्क है। आर्क मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप, छोटा सा भाग। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना देता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। अभी तक हम पढ़ते आए हैं, द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन एंगल। कोई चाप वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, जो कि नॉर्मल एंगल होता है बेटा। समतल कोण बोलते हैं हिंदी में, जिसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है बच्चों, रेडियन। सॉलिड एंगल बच्चों थोड़ा सा अलग होता है। एंगल सबटेंडेड, ठीक है, बाय अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर एट द सेंटर। मतलब ये स्फीयर है, इसका कोई पार्ट है सपोज करिए स्फीयर के सरफेस का, और वो जो एंगल बना रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, स्फीयर दिख रहा है आपको, सरफेस दिख रही है, हमने सरफेस का पार्ट ले लिया ए टू बी, ये जो एंगल बना बच्चों, ठीक है, सरफेस ने जो एंगल बनाया उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। हमने डी ओमेगा बच्चों क्यों लिखा, क्योंकि डी मतलब होता है इंटीग्रल, और डी का दूसरा मतलब होता है स्मॉल सेक्शन, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सरफेस का छोटा सा भाग पर पृष्ठ का छोटा सा पार्ट जो एंगल बनाया, दैट इज सॉलिड एंगल। अब बच्चों पूरे सरफेस का आप लोगे, पूरे सरफेस का सॉलिड एंगल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, डी ओमेगा इंटीग्रेशन लगा दोगे, क्योंकि बच्चों समाकलन हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन को, तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया मतलब वो पूरे सरफेस का हो गया सॉलिड एंगल। ठीक है, पहले हम छोटे छोटे पार्ट का निकालेंगे, डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा डी डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा, क्लियर है। और उसका कभी भी, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जब कभी हम वर्क डन निकालते हैं तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, डी डब्ल्यू। बच्चों ओमेगा अलग चीज़ है ना, ध्यान रखिएगा। सॉलिड एंगल का सिंबल ओमेगा है, ओमेगा देखिए थोड़ा ऐसा होता है, ये सिंबल है इसका, और वर्क डन ऐसे होता है, दोनों अलग चीज़ें हैं। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल भी ओमेगा होता है, इसके दोनों पैर पास आ जाते हैं, जबकि वर्क डन में दोनों पैर दूर चले जाते हैं। सिंबल की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। चलिए ठीक है बेटा, तो सरफेस, स्फीयर की सरफेस ने सेंटर पर जो एंगल बनाया, दैट इज, बोलिए, दैट इज सॉलिड एंगल। हिंदी में बोलते हैं घन कोण। बच्चों ठोस कोण नहीं बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। ठीक है, कई बुक में वैसे ठोस कोण भी लिखा रहता है, ठीक है, बट हिंदी में उसका नाम थोड़ा अलग है।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके फॉर्मूले में। तो डी ओमेगा आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है, डी ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या है बेटा? ये सरफेस है, ये जो सरफेस का छोटा सा पार्ट ds, स्मॉल पार्ट, इसलिए हमने ds लिखा है। पूरी सरफेस का एरिया क्या है? s। तो छोटे से सरफेस का एरिया क्या होगा? ds। बच्चों कई बुक्स में da लिखा होता है, da मीन्स छोटे से पार्ट का एरिया, एक ही बात है। तो पूरे सरफेस का एरिया ये हो जाएगा, डजंट मैटर। ओके, ठीक है। ये सेंटर है बच्चों, और ये डिस्टेंस जो है r, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब इसी को लिखा जा सकता है सॉलिड एंगल ऑफ होल स्फीयर, होल स्फीयर, ठीक है, पूरे पृष्ठ का ठोस कोण। इंटीग्रेशन लगा दीजिए, समझ गए हैं इंटीग्रेशन का यूज? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, मैथ्स वालों को तो आता होगा, ठीक है बच्चों, एक ही बात है, समझ रहे हैं? ठीक है बच्चों, अब समझिए, यदि हम एंगल को 0 डिग्री ले लें, थीटा को हम 0 डिग्री ले लें, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ds बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ds को हम क्या लिख सकते हैं? s। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब स्फीयर के लिए एरिया क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस है, रेडियस पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं आया? बिकॉज रेडियस कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। सो बच्चों ओमेगा आएगा 4 पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव आता है इस पे, और ये गॉस थ्योरम पे यूज होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो आपने क्या सीखा, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख दूं। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, जिसका बहुत ही फेमस सिंबल है फाई, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई, ठीक है बेटा। अब फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सम एरिया हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये कंडक्टर का एरिया है, सपोज करिए, शेप कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं, which is also known as electric field lines, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो किसी कंडक्टर के स्पेसिफिक एरिया से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा, क्लियर है। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सम एरिया, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ lines of force passing through some area held in electric field,
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। किसी चालक के किसी विशिष्ट क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं, डेफिनेशन देख सकते हैं। चलिए बच्चों, टाइम्स शेड्यूल यूट्यूब में सर्च करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बच्चों समझ में आए तो लाइक्स करिए, ना समझ में आए तो डिसलाइक करिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है। समझ में नहीं आए तो लाइक्स मत करिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे उस चीज़ की। लाइक और डिसलाइक से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं यहाँ कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ बच्चों की। चलिए, हाँ जी, फाई इज इक्वल टू डी फाई लेते हैं पहले, मतलब छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डी एस कॉस थीटा। घबराएंगे नहीं, कई बुक में ऐसा लिखा रहेगा ई डी ए कॉस थीटा, डजंट मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बोलिए, ई एस कॉस थीटा। क्यों, इंटीग्रेशन लगा देंगे, किसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होता नहीं है पर्टिकुलर एरिया में, तो डी एस कर दिया, कॉस भी बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से बोलिए, इसी को लिख देंगे ई एस कॉस थीटा। एक ही बात है, चाहे आप कैसा भी पढ़िए, बुक्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन रहता है। तो आपको पढ़ना है टोटल फ्लक्स ऑफ द कंडक्टर, कंप्लीट एरिया का, ई एस कॉस थीटा। ई ए कॉस, ए भी ले सकते हैं एरिया को, एस क्या है बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल चालक का, सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, ए भी ले सकते हैं इसको। ds लेंगे मतलब छोटे से पार्ट का फाइंड कर रहे हो, और बच्चों हमेशा पहले छोटे से पार्ट का ही फाइंड किया जाता है कोई भी चीज़ फिजिक्स में, समझिए, रटिए मत। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझिए, सपोज करिए कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, यही तो कंसेप्ट है, समझिएगा अच्छे से बच्चों। जो एंगल है ना, ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है बच्चों। फिजिक्स में एरिया को वेक्टर लिया जाता है, एरियल वेक्टर बोलते हैं उसे, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल से शो की जाती है। नॉर्मल मीन्स अभिलंब। ठीक है, अभिलंबवत। ठीक है, ये सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन शो करता है, पढ़ चुके हैं अपन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। बेटा बहुत ही इजी मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन, हमारे एरिया के बच्चों को समझ में आएगा। शहडोल डिवीज़न, रीवा डिवीज़न, यहाँ के बच्चों की कंडीशन मुझे पता है कि 90% बच्चे किस कंडीशन पे होते हैं। वो 95% 10th में लाते हैं बेटा, लेकिन रट के लाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए उनको जल्दी समझ में नहीं आते हैं कंसेप्ट। वो फॉर्मूला रट लेते हैं, डेफिनेशन रट लेते हैं, डेरिवेशन रट लेते हैं, और न्यूमेरिकल में अटक जाते हैं। तो बच्चों पहले थ्योरी को समझो, न्यूमेरिकल्स बाद में समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसके लिए बेटा टाइम भी बहुत चाहिए। मैं लंबे बच्चों वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मुझे क्या है बीच में रेस्ट चाहिए होता है, वोकल कॉर्ड्स में मेरी प्रॉब्लम है, गले में। चलिए, क्लास की बात अलग है, क्लास में रेस्ट मिल जाता है बेटा। ऑनलाइन में क्या है, कंटिन्यू आपको वीडियो मेकिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। हाँ जी, अब चलिए बेटा, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिएगा, नॉर्मल, अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। बच्चों नॉर्मल कभी भी फिजिक्स में आ जाए तो उसका मतलब ये होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ बेटा, अब देखिए कंसेप्ट।
हटा रहा हूँ। पॉइंट 1 पे आते हैं, छोटी छोटी बातें। थीटा 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या मतलब है इसका? समझिए, नॉर्मल जो आपने ले लिया है अभिलंबवत, उसे चेंज आप नहीं कर सकते। अब एंगल 0 कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभिलंब की दिशा में हो, नॉर्मल की डायरेक्शन में हो, समझ रहे हैं? तभी ना इन दोनों के बीच एंगल 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिख रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर दिख रहा है बच्चों ऐसा? ये क्या है? यहां मत सोचो, परपेंडिकुलर है। नॉर्मल, नॉर्मल अभिलंब डालना, क्लियर है? नॉर्मल ड्रॉ करना, ठीक। चलिए, सो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 0। तो कंसेप्ट क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के, पृष्ठ के अभिलंबवत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अजीब सी बात है, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत है, लेकिन एंगल क्या ले रहे हैं? 0 डिग्री। जनरली क्या होता है मैथ्स फिजिक्स में, जब हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, देन बच्चों एंगल क्या लेते हैं? 90। बट एंगल 0 क्यों ले रहे हैं? समझ गए हो ना? क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन फिक्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने सरफेस के ले लिया परपेंडिकुलर, तब इन दोनों के बीच एंगल 0 होगा। cos 0 1 होता है बेटा। सो यहां से कंसेप्ट आया है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है। नंबर 2, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल की दिशा में, along the direction of normal, थीटा 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन, ठीक है। अब थीटा 90 कब बनेगा बेटा? 90 तभी बन सकता है, समझिए, नॉर्मल तो फिक्स है, 90 तभी बन सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा करते हैं हॉरिजॉन्टल। यदि हमने नॉर्मल को लिया है ऊपर, ठीक है, मतलब सरफेस के अलोंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस के अलोंग, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा बेटा? फ्लक्स अब 0 आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, cos 90 0 होता है बेटा, ई एस cos 90 0 फिनिश। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है। क्लियर हो गया है? बोलिए। तो बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक्स। आगे सब पढ़िए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी, ध्यान से सुनिएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो जब न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा इसमें वेक्टर्स वाले, तो कॉस आ जाए, पढ़ाया था आपको वेक्टर में, हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। यदि आपका बेसिक्स कमजोर है तब भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, हम पढ़ चुके हैं। कॉस थीटा कभी भी आ जाए बिटवीन 2 वेक्टर्स तो हमेशा वो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो फाई इज इक्वल टू, हमने अभी क्या पढ़ा? ई एस कॉस थीटा। कॉस आया, इसका मतलब जब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब एरिया भी वेक्टर है। पहली बात तो ये डॉट आएगा क्योंकि कॉस डॉट के ही फॉर्मूले में कॉस आता है, ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है। ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ई एस कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं? ई डॉट एस। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स कभी भी आएगा तो क्या करोगे? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 पढ़ चुके हो, याद दिला रहा हूँ 11th 1 के डॉट के 1। न्यूमेरिकल्स में कैसे आते हैं न्यूमेरिकल्स? ऐसा दिया रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -2 के कैप, फिर एरिया दे देगा बेटा कुछ भी, 4i प्लस 2j प्लस 3k, कुछ भी, वॉट एवर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना है, डॉट करेंगे आप, क्रॉस नहीं करेंगे, पढ़ चुके हैं ना। 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणा बच्चों 2 प्रकार का होता है, डॉट एंड क्रॉस। लेकिन बेटा
कॉस थीटा आ गया मतलब डॉट ही करना है, साइन थीटा आया मतलब क्रॉस करना है। क्रॉस में क्या होता है याद दिला दे रहा हूँ बच्चों, फ्लक्स में तो डॉट होगा ना, ध्यान रहे, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। क्रॉस में क्या होगा, आपको ट्रिक बताया था सिंपल, आई जे के ले लो आप खुद से। क्रॉस में उल्टा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ बच्चों। क्लॉक वाइज मल्टीप्लाई करो, आई क्रॉस जे 1, जे क्रॉस के 1, के क्रॉस आई 1, आई जे के 1, आई जे के 1, के जे आई -1, के क्रॉस जे -1, जे क्रॉस आई -1। समझ रहे हैं, के क्रॉस जे -1। बट बच्चों अपन पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड स्क्रू रूल भी अप्लाई होता है डायरेक्शन के लिए। तो 2 का क्रॉस तीसरा यूनिट वेक्टर भी होता है, ध्यान रहे। के क्रॉस जे को हम -i कैप भी लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे को क्या लिखेंगे, के कैप और +1। ठीक है, इसका डिटेल कहाँ है, यूट्यूब में जाइए मेरे चैनल पे, टाइम्स शेड्यूल, उसमें वेक्टर करिए, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, आप रिवीजन कर सकते हैं 10 मिनट में। ठीक है, मैं आपको करा दिया हूँ वैसे, आई जे के पॉजिटिव, के जे आई नेगेटिव। लेकिन बेटा आई क्रॉस आई हमेशा 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों साइन थीटा आता है, और आई और जे के बीच हमेशा कितना एंगल होता है, 90। जे और के बीच 90, के और आई के बीच 90। लेकिन बच्चों आई और आई के बीच कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। आई साइन 0, और आई जे और के ये तीनों क्या हैं, ऑल 3 आर यूनिट वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक है, सो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, समझिए इसको। मैं 20 सेकंड बच्चों रेस्ट लूंगा। हाँ बच्चों, अब थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं। यदि लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस से बाहर निकलती हैं, समझिए, लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, और एंटर करते समय फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है। दूसरी खास बात, फ्लक्स की एक और यूनिट आप बाद में पढ़ने वाले हैं, बाद में, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ध्यान से समझिएगा। फ्लक्स की एक और फेमस यूनिट वोल्ट मीटर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और बाकी यूनिट तो आप फॉर्म, ये कहाँ से आया, अपन आगे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे तब ये प्रूव हो जाएगा। अभी समझिए, हमको यूनिट निकालनी है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला फॉर्मूला हम पढ़े थे F/Q, न्यूटन पर कूलम। सो ई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है, स्क्वायर मीटर। सो बच्चों ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्लियर है। तो इसी से आगे बच्चों डिराइव होगी वोल्ट पर मीटर। मैं अभी आप एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता बेटा। ये होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में होता है रिलेशन, E इज इक्वल टू V/R या V/D डिस्टेंस। बट अभी आप पढ़े नहीं हैं, सो रहने दीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर हो गया है। ठीक, अब अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्या वीडियो अपलोड नहीं होता है, इसलिए मैं 25 मिनट्स 40 मिनट्स का वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।